हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। देखिए, यदि आप बिगनर हैं, आपसे कुछ भी नहीं आता, तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि आप स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट में आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, मतलब जितने भी इंडेक्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन स्टॉक आपके लिए सही रहेंगे, मतलब इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको किसी से टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपसे फंडामेंटल एनालिसिस करते आने लगेगा तो, मतलब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा दूंगी, डिटेल से आपको समझा दूंगी, आपको किसी से पूछने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार करना है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप इनमें से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जीरोधा में कर सकते हैं, एंजल वन में, अपस्टॉक में या ग्रो में, आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कौन से ऐप में या वेबसाइट में फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो आप screener.in और टिकर टेप, इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। मैं दोनों का यूज़ करती हूँ, तो आप भी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। देखिए, आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उसकी इंडस्ट्री और सेक्टर का एनालिसिस करना होगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री 12 हैं, मैं आपको उनके नाम भी बता दे रही हूँ। सबसे पहला है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल, रियल इस्टेट, यूटिलिटी, ईटीएफ्स। तो ये होती हैं इंडस्ट्री। इनके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी मैंने इंडस्ट्री के नाम बताए हैं इनके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो आपको इंडस्ट्री और सेक्टर दोनों का एनालिसिस करना है। जैसे एमआरएफ कौन सी इंडस्ट्री से है, तो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडस्ट्री है और सेक्टर क्या है, टायर एंड रबर। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे विप्रो कौन सी इंडस्ट्री से है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से है। इसका सेक्टर कौन सा है, ये आईटी सेक्टर से है। तो मतलब आपको एनालिसिस करना होगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका सेक्टर कौन सा है। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कौन सा सेक्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको मार्केट कैप देखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। देखिए, मार्केट कैप का मतलब यह होता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, इसका मतलब यह होता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू 2000 करोड़ की है। तो आपको मार्केट कैप देखना है कि आप कौन से मार्केट कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब आप स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या आप मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं, इनके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पर इनके ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि कोई अगर बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दे तो इसका प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने सेल कर दिया तो एकदम से प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। आप समझ सकते हैं कि कौन कंपनियां बढ़ सकती हैं, आगे ग्रोथ हो सकती हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां ही कभी ना कभी लार्ज कैप कंपनियां बनेगी, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनियां रही होंगी। तो आपको समझना होगा कि कौन कंपनी बढ़ सकती है, तो आप उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो आप स्मॉल कैप कंपनियों में देख सकते हैं। दूसरा है मिड कैप कंपनियां। देखिए, मिड कैप कंपनियों में स्मॉल कैप कंपनियों से कम रिस्क रहता है,
क्योंकि ये कंपनियां ग्रोथ स्टेज में रहती हैं, इनके डूबने के चांसेस स्मॉल कैप कंपनियों के चांसेस से बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर आ जाती हैं। और मिड कैप कंपनियों में क्या होता है कि ये ग्रोथ स्टेज में रहती हैं, मतलब इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पर इनके गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा, पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे आप कोई सी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा है लार्ज कैप कंपनियां। देखिए, लार्ज कैप कंपनियां म्यूचुअल कंपनियां होती हैं, मतलब काफ़ी ग्रोथ कर लेती हैं ये कंपनियां, तो इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते, पर इनके डूबने के चांसेस भी ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां होती हैं, म्यूचुअल कंपनियां होती हैं, तो इनके डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आपको स्टॉक का एनालिसिस करते समय ये भी देखना होगा कि आप कौन से मार्केट कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या आप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आपको समझना होगा। देखिए, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, आप आगे ये देख लीजिए कि कोई कंपनी ग्रोथ में है कि नहीं, मतलब बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं। तो आपको एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो कभी ना कभी लार्ज कैप कंपनियां बनी हैं, मतलब जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनियां रही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी स्मॉल कैप कंपनियां डूब जाती हैं, मतलब उनके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आपको समझना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा। इसके बाद आपको वैल्यूएशन चेक करना होगा, मतलब स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। इसके लिए आपको पीई रेशियो और पीवी रेशियो देखना होगा। अब पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताता है कि स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई घर है जिसकी कीमत 20 लाख की है और वो इंसान आपको 17 लाख में दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे ना कि ये स्टॉक आप, मतलब ये घर आपको सस्ता मिल रहा है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू तो 20 लाख की है और ये मुझे 17 लाख में दे रहा है, तो मतलब ये मुझे सस्ता मिल रहा है। अगर वही घर आपको लग रहा है कि ये घर की वैल्यू 20 लाख की है और वो इंसान आपको 25 लाख में दे, तो आपको लगेगा कि ये घर मुझे महंगा मिल रहा है। मतलब जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये सिर्फ 20 लाख के लिए है और ये मुझसे 25 लाख ले रहा है, मतलब ये स्टॉक या ये घर मुझे महंगा मिल रहा है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब आप पीई रेशियो निकालेंगे कैसे? देखिए, वैसे पीई रेशियो निकला रहता है, पर मैं आपको निकाल के भी दिखाई दे रही हूँ। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। मतलब मार्केट प्राइस, मतलब जो भी कंपनी का आप एनालिसिस करें, जो भी स्टॉक का आप एनालिसिस करें, उसका करंट प्राइस से डिवाइड कर देना अर्निंग पर शेयर। मतलब एक स्टॉक में कितनी अर्निंग हुई है उससे आपको डिवाइड कर देना है। अब आप ईपीएस कैसे निकालेंगे? तो आपको नेट इनकम में डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब कितने कंपनी के शेयर्स हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ईपीएस निकल आएगा, मतलब एक स्टॉक में कितनी अर्निंग हुई है। तो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक में डिवाइड कर देना है ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो आपका पीई रेशियो निकल आएगा। अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो अधिक आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे आपको महंगा मिल रहा है। अगर पीई रेशियो कम का है, इसका मतलब स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे आपको सस्ता मिल रहा है। देखिए, अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो 10 का निकल के आए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए आप 10 रुपये देने को तैयार हैं। तो हमेशा आपको कम पीई रेशियो वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मतलब जब आपका प्राइस सस्ता रहे तब आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको हमेशा लो पीई रेशियो वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आपको पीवी रेशियो देखना होगा। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक रेशियो। यह रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है। अब बुक वैल्यू क्या होता है? देखिए, बुक वैल्यू का मतलब यह होता है कि कंपनी के अकाउंट के हिसाब से लायबिलिटीज़ घटाने के बाद कितने एसेट बचे, मतलब आपको एसेट माइनस लायबिलिटीज़ कर देना है तो आपकी बुक वैल्यू निकल आएगी, मतलब टोटल इक्विटी निकल आएगी। अब आपको पीवी रेशियो कैसे निकालना है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक का आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका करंट प्राइस से आपको डिवाइड कर देना है बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब एक स्टॉक में कितनी बुक वैल्यू मिल रही है इससे आपको डिवाइड कर देना है।
देखिए बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप स्क्रीनर इन डॉट में जिस भी कंपनी का आप एनालिसिस करने जा रहे हैं वहाँ पास आपको बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। टिकर टेप में आपको बुक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, आपको टोटल इक्विटी देखने को मिलेगी। देखिए जैसे टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ जब करेंगे तब आपका बुक वैल्यू निकल आएगा, मतलब टोटल इक्विटी निकल आएगी। अब आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब उस कंपनी के कितने स्टॉक हैं या कितने शेयर्स हैं, तो उससे आपको डिवाइड कर देना है, तब आपका बुक वैल्यू पर शेयर निकल आएगा। देखिए अगर आपका बुक वैल्यू पर शेयर 50 का निकल के आ रहा है, उसका करंट प्राइस 250 का है, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर बाय चांस वो कंपनी में न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कंपनी बंद हो जाए, तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलेगा, उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, जिसके हिसाब से मतलब करंट प्राइस जो भी है उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा। भले आपने 250 का स्टॉक खरीदा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर बुक वैल्यू पर शेयर देखना है कि आपको इस एक स्टॉक में कितनी बुक वैल्यू मिल रही है। अगर आपको 50 रुपये मिल रही है तो वो कंपनी बंद हो जाए, आपको 50 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो आपको बुक वैल्यू भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बुक वैल्यू कितनी मिल रही है। बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, पर पीवी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अब आपको पीवी रेशियो कैसे निकालना है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, मतलब जो भी कंपनी का आप एनालिसिस करें उसके करंट प्राइस से आपको डिवाइड कर देना है बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब एक स्टॉक में आपको कितनी बुक वैल्यू मिल रही है उससे आपको डिवाइड कर देना है, तब आपका पीवी रेशियो निकल आएगा। देखिए अगर किसी स्टॉक का पीवी रेशियो अधिक का है, इसका मतलब स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से अधिक पर ट्रेड हो रहा है और वो महंगा है। अगर किसी स्टॉक का पीवी रेशियो कम का है, इसका मतलब स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रहा है और वो सस्ता है। तो आपको हमेशा कम पीवी रेशियो वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको पीई रेशियो और पीवी रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा कम पीई और कम पीवी रेशियो वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। आपको ध्यान देना है जिसका पीई रेशियो कम हो उसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। मतलब इबिट्टा क्या होता है, इबिट क्या होता है, नेट इनकम क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगी। बैलेंस शीट में आपको एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, टोटल एसेट कितने हैं, मतलब इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और कैश फ्लो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद आपको रेशियोज़ का एनालिसिस करना होगा, तो ये पार्ट 3 में हम सभी रेशियोज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ROE रेशियो के बारे में बात करेंगे, ROC रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब जितने भी रेशियोज़ इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये तीनों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ये तीनों वीडियो देख लेंगे आप, तो आपको किसी से टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से पूछें कि कौन सा स्टॉक अच्छा मिल रहा है, कौन सा स्टॉक ख़राब है। मतलब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई इंसान बताएगा भी तो आप खुद का एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मतलब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जब आपको नॉलेज रहता है तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन इंसान सही बोल रहा है, कौन इंसान गलत बोल रहा है, तो आपको समझ में आने लगेगा। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हूँ, मैंने 3 ही वीडियो में सभी को डिटेल से कवर कर दिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं किया है। इसके अलावा मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो समझाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, मतलब आपने फंडामेंटल एनालिसिस की, आपको ये अच्छा लगा कि इसमें ये सब कुछ सही है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा पैसा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत सारे स्टॉक खरीदने हैं। अगर आपका 5 में प्रॉफिट चल रहा है, 3-4 में लॉस भी चल रहा है, तो आपका प्रॉफिट लॉस को रिकवर कर दे, मतलब आपको इस हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है। आपको एक ही स्टॉक में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब ये गलती आपको नहीं करनी। और आपको अपनी इनकम का 10% ही एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी इनकम 1 लाख की है तो उसका 10% होता है 10,000, तो आपको 10,000 ही एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और ऐसे ही आपको 5-6 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि अगर 3 में लॉस चल रहा है तो इतना प्रॉफिट चले कि आपका लॉस रिकवर हो जाए, आपकी इनकम से पैसा ना जाए। तो इसके हिसाब से आपको बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है।
काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं, अगर प्राइस बढ़ा तो उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसी आपको गलती नहीं करनी, आपको मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ये बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।